आवाज आ रही है? सभी सुन पा रहे हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक्सियल सिस्टम के बारे में। तो अक्षीय कंकाल यानी अक्षीय कंकाल के बारे में हमने बात की थी कि अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए, अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल में सबसे पहले आती है खोपड़ी यानी स्कल। इसके बाद प्रसेरुदंड। प्रसेरुदंड के बाद स्टर्नम। और नंबर 4 होते हैं पसलियां। तो इन सभी भागों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो खोपड़ी यानी स्कल हो गई, कशेरुदंड हो गया, स्टर्नम और पसलियां, ये सब किसके भाग हैं? अक्षीय कंकाल के भाग होते हैं। ठीक है। स्कल में हम बात करेंगे कि यहाँ पर दो प्रकार की अस्थियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती हैं क्रेनियल अस्थियां, जो किसका निर्माण करती हैं? क्रेनियल कैविटी बनाती हैं। क्रेनियल कैविटी बनाती। दूसरा पार्ट होता है फेशियल बोन का। फेशियल अस्थियां, ये क्या करती हैं? चेहरे को बनाने वाली अस्थियां। चेहरे को बनाने वाली। ठीक। नेक्स्ट है अपना कशेरुक दंड। तो कशेरुदंड में हम यहाँ पर बात करेंगे मुख्य रूप से 5 भागों की, जिनमें से नंबर 1 होता है सर्वाइकल भाग यानी गर्दन वाला भाग। नंबर 2 थोरैसिक यानी वक्षीय भाग। और नंबर 3 पर लंबर यानी उदरीय भाग। नंबर 4 कटी क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं सैक्रम, सैक्रल क्षेत्र। और नंबर 5 पर है पुच्छीय, जिसको बोलते हैं हम कॉक्सिजियम। तो इस तरह से ये 5 भाग होते हैं अपने अश्रुदंड के। ठीक। एक आउटलाइन बना रहे हैं हम कि क्या किन किन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद है स्टर्नम। जो स्टर्नम है, ठीक है, इसके भागों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि इसमें बस संख्या के बारे में बात कर ली, क्योंकि खंडित भाग है। पसलियों के बारे में बात करेंगे। पसलियां मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो एक्सटर्नल रिब्स होती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? वास्तविक पसलियां। दूसरी एक्सटर्नल वास्तविक पसलियां। और तीसरी होती हैं फ्लोटिंग रिब। इनके बारे में हम इस तरह से बात करने वाले। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम खोपड़ी वाले भाग से यानी स्कल से। स्कल को बनाने वाली अस्थियां कौन कौन सी होती है, देखिए। तो सबसे पहले है क्रेनियल अस्थियां। तो क्रेनियल अस्थियां कौन कौन सी होती हैं? केवल हमें नाम पता होने चाहिए।
ठीक है, और संख्याएं थी। तो पहला है फ्रंटल, फ्रंटल अस्थियां, टेम्पोरल अस्थियां, पैराइटल, इंटरपैराइटल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड और स्फीनोइड। ठीक है, ये जो अस्थियां हैं किसका निर्माण करती हैं? क्रेनियल कैविटी का निर्माण करती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल अस्थियां कहते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करती हैं? क्रेनियल कैविटी। और क्रेनियल कैविटी में कौन सी संरचना स्थित होती है? मस्तिष्क यहां पर स्थित होता है। ठीक, तो फ्रंटल, टेम्पोरल, अब हम इनको देखें तो सामने वाला भाग कौन सा है? ये फ्रंटल वाला हो। ठीक है, और उसके बाद टेम्पोरल, कान वाला पैराइटल। ठीक है, टेम्पोरल होगा, और पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में कौन सा हो गया? इंटरपैराइटल। और पीछे की तरफ जिसको हम कहते हैं गुद्दी वाला भाग, ठीक है, ये कौन सा होता है? ऑक्सीपिटल। ठीक, और अंदर की तरफ यानी नीचे वाली जो सतह है, ठीक है, जो सिर के नीचे की तरफ इसकी जो कौन सी सतह रहेगी? वेंट्रल सरफेस होगी। इथमॉइड और स्फीनॉइड, ये अस्थि यहां पर स्थित होती। ठीक है, अब इनमें हम बात करें तो ऑक्सीपिटल जो अस्थि है, ठीक है, इसके दो कौंडाल होते हैं और उन दो कौंडाल के बीच में एक संरचना स्थित होती है जिसे कहते हैं हम फोरामन मैग्नम। क्या कहते हैं? फोरामन मैग्नम। और इस छिद्र में होकर के ही जो मेरुरज्जु है, ठीक है, जो तंत्रिकाएं हैं मेरुरज्जु की, वो निकलती हैं। ठीक, आगे बात करेंगे। और क्या, और जैसे स्फीनोइड की बात करें तो इस स्फीनोइड अस्थि में सैला टर्स का एक गर्त होता है, ठीक है, जिसमें पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आगे बात करें तो ये अस्थि हो गई कौन सी? क्रेनियल कैविटी को बनाने वाली। फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, इंटरपैराइटल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड और स्फीनोइड। इसी तरह से जो फेशियल बोन है, जो चेहरे का निर्माण करती हैं, इसमें कौन कौन सी आती हैं? मैगजिला, प्री मैगजिला, पैलेटाइन, लैक्राइमल, मोलर, नेजल, टेरिगोड, टर्बिनेट और वोमर। ये जो फेशियल बोन है, इनमें आपको याद रखना है कि एकमात्र जो अस्थि है सिंगल पाई जाती, ठीक है, वो कौन सी है? वोमर अस्थि। बाकी जो जितनी भी अस्थियां हैं वो सब कैसी हैं? डबल है। ये कैसी है? सिंगल। और किसका निर्माण करती है? नेजल सेप्टम का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, नेजल सेप्टम का निर्माण करती है। ठीक, और जो, ठीक है, मोलर हो गई, लेक्राइमल, पेलेटाइन, प्रीमैक्जिला और मैगजिला। मैगजिला और प्रीमैक्जिला, ये दोनों अस्थियां जो है ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। ठीक है, यहीं पर एक अस्थि आती है, मैंडिबल, जो किसका निर्माण करती है? निचले जबड़े का निर्माण करती है। अब इस तरह से हम देखें इसमें इनकी संख्या की बात करें हम, तो ये कितनी हो गई? 11। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है कि निम्न में से कौन सी क्रेनियल अस्थि युग्म के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, दूसरा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी क्रेनियल अस्थि अयुग्मित अवस्था में पाई जाती। ठीक, तो ये हमें पता होना चाहिए कि फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, इंटरपैराइटल, ये जो चारों अस्थियां हैं कैसी हैं? युग्म के रूप में उपस्थित होती है। जबकि ऑक्सीपिटल, इथमॉइड और स्फीनोइड कैसी होती हैं? अयुग्मित अवस्था में पाई जाती हैं। फेशियल बोन में हमें केवल और केवल याद रखना है कि वोमर अस्थियां जो है, ठीक है, जो वोमर अस्थि है एकमात्र अस्थि है जो किसका निर्माण करती है? नेजल सेप्टम यानी नासापृष्ठ का निर्माण करती है। कैसी होती है? अयुग्मित अवस्था में उपस्थित होती है। बाकी जितनी भी फेशियल बोन है वो सभी कैसे हैं? युग्मित अवस्था में पाई। ठीक है, अब देखिए इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले फोरामन मैग्नम, हमने बात की फोरामन मैग्नम कहाँ उपस्थित है? जो ऑक्सीपिटल अस्थि है,
ऑक्सीपिटल के कॉन्डाइल्स के मध्य। ठीक है। और जिसमें ऊपर के क्या चीज बाहर निकलती हैं, तंत्रिकाएं बाहर निकलती हैं, या फिर बोल सकते हैं मेरुरज्जु बाहर निकलता है। ठीक है। दूसरा है स्फिनोइड फोसा। ठीक। स्फिनोइड फोसा कहाँ होता है? स्फिनोइड बोन में। और किसके लिए होता है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, पिट्यूटरी ग्रंथि के लिए। ठीक है। क्योंकि इसमें कौन सा ग्रंथि उपस्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि उपस्थित होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि जो है, कौन से फोसा में स्थित होती है? स्फिनोइड फोसा में उपस्थित होती है। सबसे बड़ी फेशियल अस्थि की बात करें हम, चेहरे वाली अस्थियों की, तो उसमें कौन सा आता है? मैगजिला अस्थि आती है। ऊपरी जबड़ा है, दो अस्थियों से मिलकर बना है, प्री मैगजिला और मैगजिला। और निचला जबड़ा किससे मिलकर के बना है? मैंडिबल अस्थि से मिलकर बना होता है। जो ये पूरी अस्थि है, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी कौन सी है? मैंडिबल होती है। और मैंडिबल्स के बीच में एक जोड़ पाया जाता है, दोनों मैंडिबल्स के, क्योंकि जो दोनों तरफ की मैंडिबल होती है, इस तरह से जो हमारी है, कान से लेकर के यहां से लेकर यहां तक बीच में आकर के जुड़ती हैं दोनों मैंडिबल, तो उस जोड़ को हम क्या बोलते हैं? सिम्फाइसिस जोड़। ठीक है। अब दोनों मैंडिबल जुड़ रही हैं, इसलिए इसको बोल दिया हमने मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। दोनों मैंडिबल के मध्य जो जोड़ है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। तो आगे हम जोड़ों में बात करेंगे कि सिम्फाइसिस जोड़ किसे कहते हैं। जब दो समान आकार व आकृति, जब दो समान आकार व आकृति की अस्थियां शरीर की मध्य रेखा पर जुड़ती हैं। ठीक है। तो वह जोड़ क्या कहलाता है? मैंडिबुल सिम्फाइसिस जोड़ कहलाता है। ठीक है। तो वह जोड़ क्या कहलाता है? सिम्फाइसिस जोड़ कहलाता है। तो जौन सी अस्थि जुड़ती है उसके हिसाब से इसका नाम दे दिया जाता है। मैंडिबल जुड़ी तो मैंडिबुलर सिम्फाइसिस जोड़ नाम दे दिया। पेल्विक कैविटी की दोनों अस्थियां जुड़ती हैं, इस्चियम और प्यूबिस, तो उन्हें हम पेल्विक सिम्फाइसिस बोल देते हैं। या अलग अलग अस्थियों के लिए बात करें हम, तो वहां प्यूबिक सिम्फाइसिस और इस्चियल सिम्फाइसिस जोड़ नाम दे दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? सिम्फाइसिस जोड़ होता है। अब जो मोलर और प्रीमोलर जो दांत हैं, उनके लिए जो खांच होती है, वो कौन सी अस्थि में होती है? मैगजिला अस्थि में होती है। ठीक है। जो प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, जो दांत हैं, उनके लिए जो खांच होती है, उनके लिए जो सॉकेट होती है, एल्वुलर सॉकेट होती है, वो कहाँ स्थित होती है? मैगजिला अस्थि में स्थित होती है। और जो सींग है, सींग का जो निर्माण होता है, वो कौन सी अस्थि से होता है? फ्रंटल जो बोन है, ठीक है, उससे इसका निर्माण होता है। और जो नेजल सेप्टम है, अभी बात कर रहे थे जिसके बारे में, उसका निर्माण किससे होता है? वोमर अस्थि से होता है, जो कि एकमात्र सिंगल बोन है इसकी, फेसियल बोन की। तो फोरामन मैग्नम ऑक्सीपिटल जो अस्थि है उसके कॉन्डाइल्स के मध्य स्थित होता है, जिसमें होकर के मेरुरज्जु बाहर निकलता है। स्फिनोइड फोसा स्फिनोइड अस्थि में स्थित होता है। ठीक है। अ, जिसमें पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। यहीं पर एक गड्ढा है जिसको क्या बोल देते हैं हम? सैला टर्सिका। इस गर्त को या गड्ढे को क्या बोलते हैं? सैला टर्सिका कहा जाता है। ठीक। सबसे बड़ी फेशियल अस्थि की बात करें तो मैगजिला हो गई। ऊपरी जबड़े को बनाने वाली प्री मैगजिला और मैगजिला हो गई। मैगजिला में ही प्रीमोलर और मोलर जो टीथ हैं, ठीक है, उनके जुड़ने के लिए स्थान होता है, सॉकेट होती हैं।
और दोनों मैंडिबल जो है निचले जबड़े की, जो निचले जबड़े का निर्माण करती है मैंडिबल अस्थि, दोनों ओर की मैंडिबल अस्थियां शरीर की मध्य रेखा पर आकर के जुड़ती हैं, जिसे हम बोलते हैं मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। सींग का निर्माण फ्रंटल अस्थि से होता है और नेजल सेप्टम का निर्माण किससे होता है, वोमर अस्थि से होता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, जो क्रेनियल बोन है और फेशियल बोन है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रा कॉलम के बारे में। अब देखो, इस डायग्राम में यदि हम बात करें तो ये जो गर्दन वाला भाग, ठीक है, यहां से लेकर के यहां, तो ये कौन सा भाग हो गया, गर्दन वाला भाग हो गया, जिसे हम सर्वाइकल भाग बोलते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक जो डोर्सल स्पाइन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कौन सा भाग हो गया, थोरैसिक भाग हो गया, वक्षीय भाग हो गया। और यहां से लेकर के यहां तक ये कौन सा हो गया, लंबर भाग। और ये अस्थियां जहां जुड़ी हुई हैं सभी, ये सैक्रल भाग हो गया। और यहां से कौन सा भाग शुरू हो जाता है, ऑक्सीजियल भाग स्टार्ट हो जाता है, पुच्छीय भाग स्टार्ट हो जाता है। और यहां से लेकर के ये वाला, ये हो गया सर्वाइकल। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 भाग होते हैं इसके कशेरुक दंड के। तो पहला भाग स्कल के बारे में हमने बात कर ली। दूसरा भाग आ जाएगा अपना कशेरुक। ठीक है, कशेरुक दंड होता क्या है, जिस तरह से डायग्राम में हमें ये क्या दिखाई दे रही है, छोटी छोटी अस्थियां दिखाई दे रही हैं, ये हो गई, ये हो गई, इस तरह से ये सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और सभी मिलकर के क्या बना रही हैं, एक दंडवत लंबी संरचना का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, छोटी छोटी अस्थियां जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कशेरुकाएं कहते हैं या वर्टिब्रा कहते हैं, ये सभी संरचनाएं, ये सभी कशेरुकाएं मिल करके एक दंडवत लंबी संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम कशेरुक दंड या वर्टिब्रा कॉलम कहते हैं। ठीक, इस वर्टिब्रा कॉलम में, जो वर्टिब्रा कॉलम बनी, इसमें एक लंबी कैनाल होती है, जो इन सभी कशेरुकाओं की न्यूरल रिंग से मिलकर के बनी होती है। इस वर्टिब्रा कॉलम में क्या होती है, न्यूरल कैनाल, इससे मिलकर के बनी होती है, प्रत्येक कशेरुका की न्यूरल रिंग से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, उस न्यूरल कैनाल में होकर के ही, जो ये हमें दिखाई दे रहा है ना रेड रेड सा, और ये यहाँ पर पिंक कलर का, इस तरह से ये क्या है, जो तंत्रिकाएं हैं उनका ग्रुप है, उनका गुच्छा है। ठीक है, उनकी एक तरह से क्या हो गई, कॉर्ड, ठीक है, रस्सीनुमा संरचना हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरू रज्जु। तो ये मेरू रज्जु किस में होकर के जाती है, न्यूरल कैनाल में होकर के जुड़ती है। और जहां इन दो कशेरुकाओं के बीच में से, या फिर कुछ कशेरुकाओं में छिद्र होते हैं, उनसे तंत्रिकाएं अलग अलग अंगों के लिए निकलती। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, कशेरुक दंड के बारे में, कि जो कशेरुक दंड है वह छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिलकर के बना होता है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो कशेरुका है उसमें कौन कौन से भाग स्थित होते हैं। क्योंकि जो कशेरुक दंड है वो किससे मिलकर के बना है, कशेरुकाओं से मिलकर के बना है। तो जो कशेरुका है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं स्थित होती है। देखो, ये क्या हो गया, डायग्राम हो गया किसका, एक प्रारूपी कशेरुका का, यानी आदर्श कशेरुका का, जिसमें कौन कौन सी भाग होते हैं। सबसे पहले जो कशेरुका है उसमें एक बेलनाकार भाग ठोस संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी या सेंट्रम के नाम से जानते हैं। इस बॉडी या सेंट्रम के ऊपर एक क्या रहती है, रिंग शेप खोखली गुहा होती है। ठीक है, रिंग शेप क्या रहती है, संरचना रहती है, जो कैसी है, खोखली है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरल रिंग। क्या कह रहे हैं, न्यूरल रिंग। इस न्यूरल रिंग के दो भाग होते हैं। एक तो क्या हो गया, इसकी दीवारों वाला भाग हो गया, ठीक है, और एक हो गया इसकी छत वाला भाग। ठीक है, तो जो दीवारों वाला भाग है उसको तो हम क्या बोल देते हैं, पेडिकल। और जो छत वाला भाग है उसे हम बोल देते हैं लेमिना। ठीक है, और फर्श का जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, जो बेलनाकार जो बॉडी है, इसके जो डोर्सल सरफेस है उससे इसका फर्श का निर्माण होता है। ठीक है,
तो इस तरह से न्यूरल रिंग का निर्माण होता है। न्यूरल रिंग क्या होती है? जो बॉडी वाला भाग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रम, इसके ऊपर ही, ठीक है, खोखली संरचना उपस्थित होती है, उसको हम बोल देते हैं न्यूरल रिंग। तो इस तरह से दो भाग हो गए, कौन कौन से? एक तो बॉडी, या जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रम। ठीक है, क्या होती है ये? बेलनाकार ठोस संरचना। दूसरा है इसकी आर्च, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरल रिंग। इसी को क्या बोल देते हैं हम, न्यूरल रिंग। और इसके कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक तो है पेडिकल और दूसरा है लेमिना। पेडिकल जो है किसका निर्माण करते हैं? दीवार का निर्माण करते हैं इस न्यूरल रिंग की। और जो लेमिना है वो किसका निर्माण करती है? का निर्माण करती है। तीसरा भाग होते हैं प्रोसेस, यानी उभार। प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? सुप्रास्पाइनस, ठीक है, जो इस न्यूरल रिंग के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, डोर्सल सरफेस पर जो उभार रहता है, नुकीला प्रवर्ध होता है, उसको, क्योंकि जो नुकीला प्रवर्ध है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइन। तो सुपीरियर है, सबसे ऊपर है, तो उसको बोल देंगे हम सुप्रा स्पाइनस। ट्रांसवर्स यानी साइड में, तो जो उभार साइड में निकले होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये वाले प्रोसेस हो गए, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ट्रांसवर्स प्रोसेस में आ जाते हैं। एक होते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, ये क्या होते हैं, संधि स्थल होते हैं एक तरह से। ये क्या है, संधि स्थल होते हैं, जो एक कशेरुका को दूसरी कशेरुका से जोड़ते हैं। एक कशेरुका को दूसरी कशेरुका से जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने एक प्रारूपी कशेरुका में, यानी कोई भी जो कशेरुका हम देखेंगे उसमें हम कौन कौन सी चीज देखेंगे, तीन चीजें हमें वहां पर मिलेंगी। हो सकता है कि जो शेप और साइज उसमें डिफरेंस मिलेगा, यानी में से कोई चीज कम विकसित होगी, कोई चीज ज्यादा विकसित होगी, पर लेकिन इन्हीं चीजों में डिफरेंस मिलेगा। तो तीन चीजें होती हैं। पहला, बेलनाकार ठोस संरचना होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी या सेंट्रम बोलते हैं। दूसरा, उस बॉडी या सेंट्रम के ऊपर, ठीक है, क्या पाई जाती है, एक रिंग शेप संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरल रिंग। और यही न्यूरल रिंग, यानी इसके आगे की जो कशेरुकाएं रहेंगी, इसके पीछे की जो कशेरुकाएं रहेंगी, सभी कशेरुकाएं मिलकर के, ठीक है, सभी कशेरुकाओं की, या ये कहें कशेरुक दंड की सभी कशेरुकाओं की न्यूरल रिंग मिलकर के, न्यूरल रिंग मिलकर के ही किसका निर्माण करती है, न्यूरल कैनाल का निर्माण करती है। ठीक है, और जितने भी ये सेंट्रम है, बॉडी वाला पार्ट है, इसका आगे का बॉडी पार्ट कैसा रहता है, उत्तल यानी उभरा हुआ रहता है। तो अगला बॉडी वाला पार्ट, ठीक है, पिछले वाले से जुड़ा रहता है, अगला वाला उभार रहता है, और इसके जो सेंटर का पिछला भाग है वो कैसा रहता है, हल्का सा अवतर घुसाव वाला होता है। तो एक दूसरे में ये फिट रहते हैं, ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं। और इनके बीच में क्या पाई जाती है, एक कार्टिलेज पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके बीच में पाई जाती है, दो सेंट्रम के बीच में पाई जाती है, या दो कशेरुकाओं के बीच में पाई जाती है, अभी बात करेंगे। और तीसरी चीज हो गई किसी भी कशेरुका की प्रोसेस। इसके प्रोसेस कौन कौन से हो गए, डोर्सल स्पाइन, ठीक है, लेटरल स्पाइन बोल सकते हैं, या ट्रांसवर्स स्पाइन बोल सकते हैं। और एक होते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, जो क्या करते हैं, संधि स्थल होते हैं, या एक कशेरुका को दूसरी कशेरुका से जोड़ते हैं। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस को हम और क्या बोल सकते हैं, लेटरल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, किसी भी कशेरुका के बारे में। अब देखिए,
कशेरुकदंड। छोटी छोटी कशेरुकाओं के मिलने से बनी संरचना। ठीक है, कशेरुकाओं के मिलने से जो बनी संरचना है वो क्या कहला रही है? कशेरुकदंड कहला रही है। ठीक। दूसरा है न्यूरल कैनाल। सभी कशेरुकाओं के सभी कशेरुकाओं की न्यूरल रिंग के मिलने से बनी संरचना। ठीक। इसमें मेरुरज्जु या हम बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड स्थित होती है। स्पाइनल कॉर्ड स्थित। ठीक है। और बनी किससे होती है ये? जितनी भी कोशिकाओं के न्यूरल रिंग के मिलने से बनी होती है। और न्यूरल रिंग क्या है? न्यूरल रिंग प्रत्येक कोशिका में सेंट्रम के ऊपर स्थित रिंग जैसी संरचना, यानी खोखली संरचना। ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूरल रिंग कहलाती है। तो न्यूरल रिंग से मिलकर के क्या बनी होती है? न्यूरल कैनाल बनी होती है। यानी एक के पीछे एक कशेरुकाएं लगी। ठीक है। जो सेंट्रम वाला भाग है उसने तो बना दिया कशेरुकदंड, या कहें कि सभी कशेरुकाओं के मिलने से क्या बना? कशेरुकदंड बना। लेकिन उसका ठोस भाग कौन सा है? जो सेंट्रम वाला भाग है। और सेंट्रम के ऊपर का जो खोखला भाग होता है वो क्या कहलाता है? न्यूरल कैनाल कहलाता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड स्थित होती है। अब देखिए, अब अलग अलग की जो कशेरुकाएं हैं उनकी क्या खासियत होती है, ये बात हमें अब। कशेरुदंड के भाग के बारे में बात कर चुके हैं। सर्वाइकल भाग गर्दन वाले भाग को कहते हैं। थोरेसिक वक्षीय भाग को, लंबर उदरीय भाग को बोलते हैं। सैक्रल जो कहते हैं, ठीक है, वो कटी वाले भाग को बोलते हैं, कमर वाले भाग को। और कॉक्सिजियल पुच्छीय यानी पूंछ वाले भाग को हम क्या कहते हैं? कॉक्सिजियल कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सर्वाइकल कशेरुकाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 7। और सभी कशेरुकाओं में फोरामन ट्रांसवर्सेरियम उपस्थित रहता है। कौन सा है? फोरामन ट्रांसवर्सेरियम। तो ये गर्दन वाली जो कशेरुकाएं हैं उनका एक विशिष्ट लक्षण होता है। और किस में एब्सेंट रहता है? सेवेंथ कशेरुका में ये क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। ठीक है। और जो सर्वाइकल क्षेत्र की पहली कशेरुका होती है वो क्या कहलाती है? एटलस कहलाती है। और सर्वाइकल क्षेत्र, गर्दन वाले क्षेत्र की जो दूसरी कशेरुका है वो क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जो गर्दन यानी सर्वाइकल क्षेत्र की जो पहली कशेरुका है को किस नाम से जाना जाता है? इसी प्रकार से सर्वाइकल क्षेत्र की दूसरी कशेरुका को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, एक्सिस के नाम से जाना जाता है। पहली को एटलस और दूसरी को एक्सिस। अब इन दोनों की शेप में क्या अंतर है उसके बारे में बात करेंगे। और सातवीं कशेरुका जो है, क्योंकि गर्दन वाले भाग में 7 कशेरुका है, तो जो अंतिम कशेरुका है उसमें भी कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। पहली चीज कि जो सातवीं ग्रीवा कशेरुका है उसमें फोरामन ट्रांसवर्सेरियम अनुपस्थित होता है।
एक प्रकार के अतिरिक्त छिद्र होते हैं ये, जिनसे होकर के न्यूरॉन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, साइड में निकलते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया, फोरामन माने किसी भी अस्थि में पाए जाने वाला छिद्र, ट्रांसवर्सेरियम यानी ट्रांसवर्स साइड में ये उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया, फोरामन ट्रांसवर्सेरियम। और सेवंथ कशेरुका में क्या है, फोरामन ट्रांसवर्सेरियम अनुपस्थित रहेगा। और दूसरी चीज, क्योंकि अंतिम पसली आ गई, देखिए, क्योंकि जो पहली पसली है यहां से यहां जाकर के जुड़ रही है, ठीक, तो अंतिम पसली जो है यहां पर आकर के जुड़ती है, तो लास्ट में कौन सी है, 7वें नंबर की जो ग्रीवा कोशिका है, वो भी पसलियों से जुड़ने में क्या करती है, मदद करती है। तो अंतिम कशेरुका जो है वहां पर पसलियों के जुड़ने के लिए क्या रहता है, स्थान उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि पश्च भाग पर पसलियों से जुड़ने के लिए संयोजी स्थल उपस्थित रहते हैं, कौन सी में, 7वें नंबर की जो गर्दन की कशेरुका है। अब देखिए, अब बात करते हैं पहली और दूसरी ग्रीवा कशेरुका के बारे में। क्योंकि देखो, पहली चीज है कि इसकी बॉडी जो है वो कैसी है, प्लेटनुमा। जबकि हम बात कर रहे थे आदर्श कशेरुका के बारे में कि जो बॉडी होती है या जो सेंट्रम होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है, ठोस होता है। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन आ गया कि बॉडी जो है कैसी हो गई, प्लेटनुमा हो गई। क्यों हो गई, अब बॉडी प्लेटनुमा हो गई तो इसकी जो न्यूरल रिंग है, न्यूरल रिंग कैसी हो जाती है इसकी, बड़ी। तो ये न्यूरल रिंग कैसी हो गई इसकी, बड़ी हो गई। क्योंकि जो शुरुआत में स्पाइनल कॉर्ड निकलती है वो बड़ी होती है, मोटी होती है। और कहां से निकलती है, फोरामन मैग्नम से निकलती है। तो वहां से शुरुआत में जब स्पाइनल कॉर्ड मोटी निकलेगी, बड़ी निकलेगी, तो उसके लिए ज्यादा स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उस लिए प्रकृति ने इस तरह की व्यवस्था की है, इसका जो सेंट्रम वाला भाग है उसको तो प्लेटनुमा यानी चपटा कर दिया एक तरह से, बेलनाकार नहीं छोड़ा उसे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, न्यूरल रिंग छोटी रह जाती। अब जैसे ही इसको प्लेटनुमा बनाया तो न्यूरल रिंग कैसी हो गई, बड़ी हो गई, तो यहां से आसानी से स्पाइनल कॉर्ड निकल सकता है। ठीक है, दूसरा है, इसमें कौन कौन से फोसा पाए जाते हैं, फोसा एटलांटिस पाया जाता है और अलार फोरामन पाए जाते हैं। ठीक है, अलार फोरामन, और इसकी जो विंग्स होती हैं वहीं पर क्या पाए जाते हैं, फोसा पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम फोसा एटलांटिस कहते हैं। और साइड में के छिद्र जो हो गए उनको क्या बोल रहे हैं हम, फोरामन अलार कहते हैं। और इसी एटलस के पोटीरियर भाग पर एक गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं, यानी कॉर्डल भाग पर गड्ढा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फोविया डेंटिस। क्योंकि हमने बात की थी फोविया क्या होता है, एक गड्ढे नुमा संरचना होती है, जो केवल दो जगह हम पढ़ेंगे, पहली जगह तो आ चुकी है, फोविया डेंटिस, इसमें एटलस अस्थि में। दूसरा हम बात करेंगे फीमर अस्थि में। फीमर में कौन सा पाया जाता है, फोविया कैपेटिस। ठीक है, तो एटलस में क्या हो गया, फोविया डेंटिस। और क्या चीज हो गई, अलार फोरामन और फोसा एटलांटिस। और बॉडी कैसी हो गई इसकी, चपटी मोटी प्लेटनुमा हो गई, जिसकी वजह से न्यूरल रिंग कैसी हो जाती है इसकी, बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये बात तो होती है एटलस के बारे में, जो क्या है, पहले नंबर की फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, प्रथम ग्रीवा कशेरुका। क्या है ये, प्रथम ग्रीवा कशेरुका है। और ये क्या है, द्वितीय ग्रीवा कशेरुका है। तो इसकी क्या खासियत है, एक तो इसमें आगे की तरफ क्रेनियल साइड में एक उभार पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस। ठीक, और ये कहाँ जाकर के फिट होता है, फोविया डेंटिस वाले भाग में जाकर के फिट होता है। दूसरा, इसका जो ऊपर का स्पाइन होता है, जिसे हम डोर्सल स्पाइन या सुप्रा स्पाइन बोल रहे थे, ये कैसा होता है, प्लेट नुमा, प्लेट नुमा, या बोल सकते हैं चपटा।
सुप्रा स्पाइन। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टर होते हैं। एक्सिस में क्या है, एक तो आगे की तरफ बेलनाकार उभार होता है जिसे हम ओडोंटोड प्रोसेस बोलते हैं, और दूसरा हो गया इसका जो सुप्रा स्पाइनस जो प्रोसेस है, ठीक है, सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस ये कैसा होता है, प्लेटनुमा होता है या चपटा होता है। तो ये दो कैरेक्टर दोनों के क्या हैं, विशेष गुण होते हैं, एटलस और एक्सिस। और जो सातवीं ग्रीवा कशेरुका थी उसके बारे में हम बात कर ही चुके थे। क्या चीज, कि जो सातवीं ग्रीवा कशेरुका में एक तो फोरामन ट्रांसवर्सेरियम अनुपस्थित होते हैं, और दूसरा पसलियों से जुड़ने के लिए पश्च सतह पर आर्टिकुलर फैसेट पाए जाते। ठीक, अब दूसरे नंबर का जो भाग है कशेरुदंड का, वो क्या है, थोरैसिक वर्टिब्रा, वक्षीय क्षेत्र की कशेरुकाएं। तो वक्षीय क्षेत्र की कशेरुकाएं कैसी होती हैं, इस तरह की। इनमें जो ये स्पाइन है, ये कौन सा हो गया, डोर्सल स्पाइन। कौन सा है, डोर्सल स्पाइन। तो इस क्षेत्र की कशेरुकाओं में ये स्पाइन क्या रहता है, विकसित होता है। कैसी को क्या बोल देते हैं हम, सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस, सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस या डोर्सल स्पाइन। तो डोर्सल स्पाइन या सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस जो है थोरैसिक क्षेत्र की कशेरुकाओं का विशेष लक्षण होता है, यानी ये विकसित होते हैं। और इनमें अतिरिक्त इंटरवर्टिब्रल फोरामन पाए जाते हैं, यानी जो दो कशेरुकाएं हैं उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, अवकाश पाए जाते हैं, स्थान पाए जाते हैं। इसके लिए तंत्रिकाओं के या नर्व के निकलने के लिए। और जो थोरैसिक क्षेत्र की कशेरुकाएं हैं, ठीक है, थोरैसिक क्षेत्र में क्या रहती हैं, पसलियां होती हैं। तो इनमें आगे और पीछे पसलियों से जुड़ने के लिए चार आर्टिकुलर फैसेट उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिनमें से दो आगे और दो पीछे। तो इस तरह से क्या रहते हैं, चार आर्टिकुलर फैसेट पसलियों से जुड़ने के लिए होते। तो थोरैसिक वर्टिब्रा में सुप्रास्पाइनस प्रोसेस या डोर्सल स्पाइन विकसित होता है। एक इंटरवर्टिब्रल क्या पाया जाता है, फोरामन पाया जाता है। और तीसरा हो गया पसलियों से जुड़ने के लिए। ठीक, तो ये विशेषता हो गई थोरैसिक क्षेत्र की कशेरुकाओं की। नेक्स्ट नंबर 3, लंबर क्षेत्र यानी कटी क्षेत्र की कशेरुकाएं। तो कटी क्षेत्र की कशेरुकाओं में जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कौन से हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। यहाँ डोर्सल स्पाइन थे या सुप्रा स्पाइनस यानी सबसे ऊपर वाले स्पाइन विकसित थे। और जबकि लंबर क्षेत्र में क्या है, कमर वाला क्षेत्र कैसा रहता है, चौड़ा। क्योंकि यहाँ पर जो डोर्सल स्पाइन है यही किसका निर्माण करते हैं, मुख्य रूप से हम्प का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये पीठ का निर्माण करते हैं, तो साइड में कैसा रहती है, चौड़ी रहती है पीठ। तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो अधिक विकसित होते हैं। तो कौन से प्रोसेस विकसित होते हैं यहाँ पर, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस अधिक विकसित। और ये जो प्रोसेस हैं साइड में तो निकले हुए ही हैं, लेकिन हल्का सा क्या रहता है, आगे की ओर मुड़े हुए रहते हैं, यानी आगे की ओर इंक्लाइंड रहते हैं। तो ये इस लंबर क्षेत्र की कोशिकाओं का विशेष लक्षण होता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस विकसित होते हैं और आगे की ओर मुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट सैक्रल वर्टिब्री, सैक्रम क्षेत्र की कोशिकाओं की हम बात करें तो सैक्रम क्षेत्र की कोशिकाओं में क्या लक्षण होते हैं, कि इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, सभी कोशिकाएं जुड़ करके आपस में एक संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सैक्रम कहते हैं। ठीक, तो जो सैक्रल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थित सभी कोशिकाएं हैं वो क्या रहती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ करके एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सैक्रम कहा जाता है।
अब अलग अलग जानवरों में इसकी संख्या क्या रहती है, जो कशेरुकाएं जुड़ती है इनकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे हम गाय भैंस की बात करें तो इस क्षेत्र में कितनी कशेरुकाएं जुड़ती हैं? ठीक। अब इसका जो आगे का भाग है, ये वाला क्रेनियल एंड, ठीक है, क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। इसके क्रेनियल भाग को क्या बोलते हैं हम? बेस। और पीछे का जो सकरा भाग है, पुच्छीय क्षेत्र की ओर का भाग है, इसे क्या कहते हैं हम? अपेक्स कहते हैं। आगे वाले भाग को क्या कह देते हैं हम? बेस कहते हैं। और पुच्छीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अपेक्स कहते हैं। अब यहां पर दो तरह के क्रैस्ट पाए जाते हैं, यानी लंबे उभार पाए जाते हैं। एक तो होता है मीडियल सैक्रल क्रेस्ट। मीडियन सैक्रल क्रेस्ट, क्रेस्ट माने एक लंबा उभार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इनके सभी के जो कशेरुकाएं जुड़ी सभी, इनका जो सुप्रा स्पाइन है या डोर्सल स्पाइन है, वो सभी जुड़ करके एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन सैक्रल क्रेस्ट कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में क्या पाए जाते हैं? लेटरल सैक्रल क्रेस्ट भी उपस्थित होते हैं। लेटरल सैक्रल क्रेस्ट। बाकी जो सबसे ऊंचा होता है, विकसित होता है, वो कौन सा होता है? मीडियन सैक्रल क्रेस्ट उपस्थित होता है, जो किससे मिलकर के बना होता है? जो कशेरुकाएं हैं जो जुड़ी हैं आपस में, उन सभी के डोर्सल स्पाइन मिल करके इस मीडियन सेक्रल क्रेस्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, और बाकी इसका आगे का चौड़ा भाग बेस कहलाता है और पीछे का सकरा भाग क्या कहलाता है? अपेक्स कहलाता है। यहाँ ये कहें कि जो बेस वाला भाग है, इससे आगे की तरफ कौन सा क्षेत्र हो गया? लंबर क्षेत्र हो गया। और पीछे की तरफ कौन सा क्षेत्र हो गया इसके? यहाँ पर कटी क्षेत्र आ जाएगा, सॉरी पुच्छीय क्षेत्र। पुच्छीय क्षेत्र आ जाता है। सेक्टर भाग की सभी कशेरुकाएं, जैसे हम गाय भैंस में बात करें तो कितनी है? पांच। तो पांचों की पांचों कशेरुकाएं मिलकर के एक संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेक्रम कहते हैं। इस सेक्रम का आगे का चौड़ा भाग बेस कहलाता है, पीछे का सकरा भाग अपेक्स कहलाता है। इसके बीचों बीच में एक उभार पाया जाता है, लंबा उभार पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मीडियन सेक्रल। क्या कह रहे हैं हम? मीडियन सेक्रल क्रेस्ट, जो किससे मिलकर के बना है? जो मीडियन सैक्रल क्रेस्ट है, जो इसकी सुप्रा स्पाइन है, ठीक है, डोर्सल स्पाइन है इन सभी कोशिकाओं के, वो मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। इसी तरह से जो इनके लेटरल प्रोसेस हैं, वो किसका निर्माण करते हैं? लेटरल सैक्रल क्रेस्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लेटरल सैक्रल क्रेस्ट का निर्माण कौन कर देगा? लेटरल प्रोसेस या ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक, तो ये बात हो गई किसके बारे में? सैक्रम के बारे में। अगला है पुच्छीय कोशिकाएं। ठीक है, कॉक्सीजेल, इनकी संख्या कोई खास निश्चित होती नहीं। गाय भैंस और कुत्ता, इन सब में हम एक नॉर्मल सी मान के चलें, 15 से 25 के बीच में इनकी संख्या होती है। ठीक है, ऑन एवरेज। अब कुछ संरचनाएं हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पशुधन की पूरी पांचों भाग हमने पढ़ लिए। अब इन पांचों भागों में हम बात करें तो कुछ मुर्गे से संबंधित हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं जो इनके अलावा मुर्गे में पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह से होती है। इनको पढ़ने से पहले हम इनकी जो अलग अलग संख्या है के बारे में बात लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें हम गाय की। ठीक है, गाय, घोड़ा, कुत्ता और मुर्गा। तो पहला भाग आता है सर्वाइकल भाग, ठीक है, यानी गर्दन वाला भाग। तो गर्दन वाले भाग में सभी पशुओं में जो कशेरुकाओं की संख्या रहती है वो कितनी है? 7। ठीक है, चाहे
गाय हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो। लेकिन मुर्गा एक ऐसा है, या ये कहें कि पक्षी जो है, उनकी गर्दन वाले भाग में, सर्वाइकल भाग में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है। थोरेसिक यानी वक्षीय क्षेत्र की बात करें, तो वक्षीय क्षेत्र में गाय भैंसों की बात करें तो कशेरुकाओं की संख्या होती है 13। और यही संख्या क्या कहलाएगी? पसलियों की संख्या, पसलियों की जोड़ी, पसलियों की जोड़ी कहलाती है यही। ठीक है। इसी तरह से 18 क्या है? थोरेसिक कशेरुकाएं किसमें? घोड़े में। कुत्ते में कितनी है? 13। और मुर्गे में कितनी आ गई थोरेसिक कशेरुकाएं? ठीक। अब जो थोरेसिक क्षेत्र की कशेरुकाएं हैं, उनसे क्या जुड़ी रहती हैं? पसलियां जुड़ी रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर थोरेसिक क्षेत्र में पसलियां कितनी हो गई? 13 जोड़ी, यानी जोड़ी को बोल रहे हैं, यानी लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड की जो पसलियां आती हैं उनको क्या बोल रहे हैं? यानी एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की। तो इस तरह से 13 जोड़ी पसलियां यहाँ पर पाई जाती है। तो पसलियों की संख्या हो गई 13 जोड़ी। यदि पूछे पसलियों की संख्या, यानी जोड़ी शब्द वहां पर यूज नहीं कर रहा है, तो पसलियों की संख्या क्या हो जाएगी? जोड़ी की दोगुनी हो जाएगी, यानी पसलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। इस तरह से यहां पर कितनी हो जाएगी? 36। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंबर क्षेत्र, यानी उदरीय क्षेत्र की। तो उदरीय क्षेत्र में जो कशेरुकाएं होती हैं लंबर क्षेत्र में, कितनी है? 6। इसी तरह से घोड़े में हम बात करें तो कितनी हो गई? 6। और कुत्ते में कितनी होती हैं? लेकिन जो मुर्गा है, उसमें एक स्पेशल संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं सिनसैक्रम। क्या कहते हैं इसको हम? सिनसैक्रम। तो लंबर क्षेत्र और सैक्रल क्षेत्र, दोनों क्षेत्र की कशेरुकाएं जो मुर्गा है उसमें फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? सिनसैक्रम कहते हैं। ठीक है। ये क्या को कह देंगे? ये कौन कौन सी क्षेत्रीय हो गई? लंबो सैक्रल, लंबो सैक्रल। अब सैक्रम क्षेत्र की गाय भैंस में कितनी हो गई? 5। घोड़े में 5। और कुत्ते में कितनी होती हैं? 3। तो कुत्ते के सैक्रम में, ठीक है, कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 3 कशेरुकाएं होती हैं। बाकी घोड़ा हो, चाहे भेड़ बकरी, या फिर गाय भैंस की हम बात करें तो कितनी है? 5 कशेरुकाएं होती हैं। पुच्छीय कशेरुकाओं की बात करें तो नॉर्मली कितनी है? सभी में 15 से 25 होती हैं। लेकिन फाउल में कितनी होती हैं? 4 से 9 कशेरुकाएं स्थित होती हैं। और यहीं पर मुर्गे में एक संरचना पाई जाती है पुच्छीय भाग में, जिसे बोलते हैं हम पाइगो स्टाइल। क्या कहते हैं? पाइगो स्टाइल। क्या होती है, कैसे बात करते हैं? एक ये प्रिज्म के आकार की या पिरामिड शेप, ठीक है, संरचना होती है, जिसमें अंतिम पुच्छीय कशेरुकाएं, ठीक है, 3 से 4 जो पुच्छीय कशेरुकाएं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है। और प्रिज्म के समान पिरामिड के शेप की संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम पाइगो स्टाइल कहते हैं। तो मुर्गे में जो डिफरेंस है, एक तो हो गया गर्दन वाले भाग में, जिसमें 7 के स्थान पर कितनी होती हैं? 14। दूसरा हो गया कि जो थोरेसिक वाले भाग में, ठीक है, 7। और एक इंपॉर्टेंट संरचना सिनसेक्रम, और लास्ट में पाइगो। ठीक है। और दूसरी एक कुत्ते में होती है, कौन से? सैक्रम वाले भाग में। इतनी 3 कशेरुकाएं यहाँ पर मिल करके किसका निर्माण करती हैं? सैक्रम का निर्माण करती हैं। अब देखिए, अब आ जाते हैं मुर्गे पर। देखिए, मुर्गे में हम बात कर रहे थे अभी पाइगोस्टाइल के बारे में। वहां पर होती है ये, मुर्गे में अंतिम पुच्छीय कशेरुकाओं से बनी हुई संरचना होती है। किसके द्वारा बन रही है? पुच्छीय कशेरुकाओं। तो कौन से क्षेत्र में हो गया ये? ऑक्सीजल क्षेत्र में स्थित हो गया। और कैसी संरचना है? पिरामिड के समान नुकीला अस्थिल प्रवर्त, क्योंकि अस्थियां हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अस्थिल प्रवर्त बोलेंगे। पिरामिड के समान बोल सकते हैं, प्रिज्म के समान बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये संरचना किसमें पाई जाती है? पाइगोस्टाइल
मुर्गे में पाई जाती है और पुच्छीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है सिंसेक्रम। किसमें है? मुर्गे में ही पाई जाती है। कौन कौन सी क्षेत्रीय कोशिकाएं बनाती हैं? लंबर और सैक्रल क्षेत्रीय कोशिकाएं बनाती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं टोटल लंबर और सैक्रल में? 14 कोशिकाएं इस संरचना में उपस्थित होती। ठीक है, तो ये भाग, ये चीज हो गई मुर्गे से संबंधित फाइगोस्टाइल और सिंसेक्रम। अगला है क्लेविकल बोन। इसी को क्या बोलते हैं हम? कॉलर बोन बोलते हैं, या ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो हम लोग अपनी कमीज है या शर्ट है उसकी जो कॉलर होती है वो इस वाले भाग में आती है। अपने भी ये यहाँ पर जो स्थित होती है जिसको हम हसलिया बोन के नाम से जानते हैं, हसलिया अस्थि के नाम से जानते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? क्लेविकल बोन कहते हैं। इसी को कॉलर बोन बोल देते हैं। लेडीज इस जगह पर हार पहनती हैं, सुंदर लगता है जो, और उसी के नाम पर क्या दे दिया इसको नाम? बोन नाम दे दिया जाता। ठीक है, क्लेविकल बोन को ही कॉलर बोन और ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गाय और घोड़े में ये क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है। ठीक है, गाय और घोड़े में ये नहीं, गाय भैंस घोड़ा इनमें ये नहीं पाई जाती। और मुर्गी में ये सबसे ज्यादा विकसित होती है। मुर्गी में कैसी है ये? सबसे ज्यादा विकसित है। कुत्ते में पाई तो जाती है, ठीक है, और कहाँ पाई जाती है? ब्रेकियोसेफेलिक जो मांसपेशी है उसमें अंदर धसी हुई रहती है। ठीक है, तो गाय भैंस की बात करें, घोड़े की बात करें तो वहां तो ये अनुपस्थित होती है। कुत्ते में ब्रेकियोसेफेलिक जो मांसपेशी है उसमें पाई जाती है, और मुर्गे में ये सबसे अधिक विकसित होती है। और मुर्गे में यही जो दोनों तरफ की क्लेविकल अस्थि हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आकर के, अधर सतह पर आकर के वी आकृति की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फर्कुलम कहते हैं। देखो कैसे। देखिए, यहां से जो ये वाली, ठीक है, ये क्या हो गई? दोनों तरफ की क्लेविकल अस्थि हो गई, अधर सतह पर यानी वेंट्रल सतह पर आ रही हैं, और किसका निर्माण कर रही हैं? एक वी शेप की संरचना का निर्माण कर रही हैं। तो इसी संरचना को हम क्या बोल रहे हैं? सर्कुलम। मुर्गे में किसमें उपस्थित है ये फर्कुलम? मुर्गे में उपस्थित है। कैसी संरचना होती है? वी शेप होती है। किससे मिलकर के बनी होती है? क्लेविकल अस्थि से मिलकर के बनी होती है। तो ये अस्थियां कौन सी हैं? दोनों क्लेविकल हैं। ये कौन सी हैं? क्लेविकल। और मिलकर के वी शेप संरचना बनाती है नीचे की तरफ आकर के, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलम कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक कोरिकोड अस्थि होती है। ठीक है, कोरिकोड अस्थि कौन सी? ये वाली जो ग्रीन ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, डार्क ग्रीन में, जिसको मैं अब रेड से कर देता हूं। देखो ये वाली जो भाग है पूरी, एक इधर की तरफ और एक उधर की तरफ। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हो गई ये? स्केपुला और स्टर्नम। ये यहाँ पर कौन सी है? स्केपुला हो गई। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी कौन सी हो गई? ह्यूमरस हो गई। तो यहां से लेकर के और कहाँ तक? स्टर्नम के बीच में। ठीक है, मुर्गे में स्टर्नम को क्या बोलते हैं? मेटा स्टर्नम। इनके बीच में एक अस्थि स्थित होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? कोरिकोइड अस्थि के नाम से जानते हैं। देखिए, कोरिकोइड अस्थि है, स्केपुला और स्टर्नम के मध्य उपस्थित होती है। और दूसरा है मुर्गे में उपस्थित है, और इसमें वायुकोष उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो कोरिकोइड अस्थि किसमें उपस्थित है? मुर्गे में उपस्थित होती है। ठीक है, और कहाँ स्थित होती है? स्केपुला और स्टर्नम के बीच में उपस्थित होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्केपुला हो गई, और दूसरी साइड में क्या रहती है? यहीं पर ह्यूमरस रहती है। लेकिन हम किसको मान के चल रहे हैं ज्यादा? भाग कौन किसका है? स्केपुला का। स्केपुला और स्टर्नम के बीच ये उपस्थित होती है। ठीक है, अब देखिए अगली संरचना। तो ये तो बात हो गई अपनी
कशेरुदंड के बारे में। ठीक है, कशेरुदंड में ही हमने सिंसेक्रम भी पढ़ लिया, पाइगोस्टाइल भी पढ़ लिया। ठीक, अलग से मुर्गे में हमने फर्कुलम, पोरिकॉइड, ठीक, क्लेविकल अस्थि, इनके बारे में बात कर। अब बात करते हैं जनरली स्टर्नम के बारे में। तो स्टर्नम जो है, इस प्रकार की संरचना होती है, ओटियो कार्टिलेजिनस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, क्योंकि यह अस्थि और कार्टिलेज दोनों से मिलकर के बनी होती है। इस किससे मिलकर के बनी होती है? अस्थि प्लस कार्टिलेज, दोनों से मिलकर के बनी हुई संरचना होती है। दूसरा है, क्योंकि खंडित संरचना है, ठीक है, यानी अलग अलग खंड होते हैं, तो अलग अलग जानवरों में इसके खंडों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे गाय भैंस की बात करें तो इनमें खंडों की संख्या कितनी होती है? 7। घोड़े में भी कितनी है? 7। कुत्ते में 8, और सुअर में है। ठीक है, तो जो स्टर्नम है, स्टर्नम के बारे में हमने बात की थी कि स्टर्नम कैसा है? खंडित संरचना है। स्टर्नम खंडों से बनी। दूसरा पॉइंट क्या था? ऑस्टियोकार्टिलेजिनस, अस्थि प्लस कार्टिलेज से बनी। ठीक है, अब इसके खंड कितने हो गए? गाय और घोड़े में 7 7 हो गए, कुत्ते में 8 हो गए, सुअर में 6 हो गए। अब इन खंडों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इस तरह से माने हम, तो मान लो भाई ये एक खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया, ये तीसरा खंड हो गया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। ठीक है, 7 की बात कर रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत। तो इन जो पहला खंड है, इसको बोला जाता है मेनुब्रियम। मेनुब्रियम। और जो अंतिम खंड है, 1 2 3 4 5 6 7, गाय भैंस की बात करें तो अंतिम खंड पर एक कार्टिलेज पाई जाती है, एक संरचना स्थित होती है। किसके रूप में होती है? कार्टिलेज के रूप में स्थित होती है, जिसे हम बोलते हैं जीफॉर्ड कार्टिलेज। जीफॉर्ड कार्टिलेज। अंतिम स्टर्नम, अंतिम खंड पर उपस्थित। ठीक है, तो जी फोर कार्टिलेज कहाँ होती है? स्टर्नम का जो अंतिम खंड होता है उसके ऊपर उपस्थित होती है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है स्टर्नम के द्वारा स्टर्नम के द्वारा डायफ्राम को चोटिल होने से बचाना। कैसे? क्योंकि जो थोरेसिक कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी है, दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है। ये अपना भाग कौन सा हो गया? स्टर्नम। स्टर्नम के अंतिम खंड पर यदि मान लो जी फोर कार्टिलेज नहीं होगी, तो श्वसन क्रिया के दौरान डायफ्राम बार बार ऊपर होता है और नीचे होता है। तो इस तरह से जो डायफ्राम में बार बार किससे टच होता है? स्टर्नम से टच होता है। यदि यहाँ पर जी फोर कार्टिलेज नहीं होगी, तो स्टर्नम की जो स्टर्नेब्री है, इन सभी जो बीच वाली जो खंड है, इनको क्या बोल देते हैं हम? स्टर्नेब्री कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नेब्री। तो स्टर्नम के जो खंड हैं, वो क्या कर देंगे? डायफ्राम पर बार बार टच होकर के उसको वहां पर घाव बना देंगे, चोटिल कर देंगे, जैसे डायफ्राम क्या होगा? नष्ट हो सकता है। लेकिन प्रकृति ने इस तरह की व्यवस्था की है कि यहाँ पर क्या लगा दी? एक कार्टिलेज। और कार्टिलेज क्या होती है? अत्यधिक लचीली, मजबूत
वह असंवयनीय संरचना। ठीक है, क्योंकि लचीली होती है तो इस तरह इसकी वजह से ये दब जाती है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, जिससे डायफ्राम की जो सतह है उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। इसीलिए इस अंतिम खंड को हम क्या बोलते हैं, जी फॉर्ड खंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जी फॉर्ड खंड के नाम से जाना जाता है। तो पहला खंड क्या कहलाता है स्टर्नम का, मेनुब्रियम कहलाता है। अंतिम खंड जीफोर्ड खंड कहलाता है। और बीच के वाले जो खंड है वो क्या कहलाते हैं, स्टर्नेब्री के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए, अंतिम खंड जीफोर्ड खंड हो गया, प्रथम खंड मेनुब्रियम हो गया, और अन्य खंडों को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नेब्री कहते हैं। अब जो घोड़े का स्टर्नम होता है वो कैसा होता है, नाव के समान होता है। और मुर्गे का जो स्टर्नम है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा स्टर्नम के नाम से जाना जाता है। और मुर्गे के जो स्टर्नम है उसमें क्या बोलते हैं, कील या क्रेनिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि मुर्गे के स्टर्नम के अधर भाग पर प्लेट नुमा अस्थिल प्रवर्ध पाया जाता है। कैसे है, देखिए, ये वाला। ठीक है, इसका ये स्टर्नम वाला भाग तो ये हो ही गया यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा जो नीचे की तरफ ये वाला जो भाग है पूरा, ये क्या है, अस्थिल प्रवर्ध है। ठीक है, यानी अस्थि का बना हुआ प्लेट नुमा इस तरह से रहता है। कैसा रहता है, प्लेट नुमा, चौड़ा नहीं है। कैसा है, सीधा प्लेट नुमा भाग होता है। इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं, कील के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या बोल देते हैं, कील, या इसी को क्या कह देते हैं, मेटा स्टर्नम। क्योंकि मुर्गे का जो स्टर्नम उसको तो मेटा स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, और इस जो अस्थिल प्लेट है उसको हम क्या बोल देते हैं, कील या क्रेनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कील या क्रेनिया, जो स्टर्नम में नीचे की ओर अस्थिल प्रवर्ध लगा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कील या क्रेनिया कहते हैं। ठीक है, कील या क्रेनिया हो गया। अब मुर्गे से संबंधित देखो कौन कौन सी संरचनाएं हो गई। चलो एक बार बाद में बात करेंगे, पहले अगली संरचनाओं के बारे में और बात कर लें। लास्ट भाग जो है, देखो, एक्सियल जो स्केलेटन है, अक्षीय जो कंकाल है, उसका अंतिम भाग है। सबसे पहले हमने स्कल के बारे में बात कर ली, सिरुदंड के बारे में बात कर ली, तीसरा स्टर्नम हो गया, और चौथा भाग है पसलियां। पसलियां कैसी अस्थि हैं, चपटी प्रकार की अस्थियां होती है। पसलियां कैसी हैं, चपटी प्रकार की अस्थि होती है। दूसरा है, इन रिप्स में दो भाग होते हैं, एक होता है प्रोक्सिमल एंड और दूसरा होता है डिस्टल एंड। ठीक है, प्रोक्सिमल एंड में तीन संरचनाएं होती हैं, हेड, नेक और ट्यूबरकल। और प्रोक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है, वर्टिब्री से जुड़ा होता है, यानी कशेरुकाओं से जुड़ा रहता है। और जो डिस्टल एंड है वहां पर क्या पाई जाती है, कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल शब्द जो है पसलियों के लिए यूज होता है, और कार्टिलेज यानी वही अत्यधिक लचीली, मजबूत और असंवयनीय संरचना। ठीक है, और ये जो वाला भाग है किससे जुड़ता है, स्टर्नेब्री से जुड़ता है, यानी स्टर्नम से जुड़ता है। ठीक है, अब इन्हीं पसलियों के स्टर्नम से जुड़ने के आधार पर इन तीन भागों में बांटा गया है। जो पसलियां हैं उनको स्टर्नम से जुड़ने के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, सत्य पसलियां, असत्य पसलियां और तैरने वाली पसलियां। सत्य पसलियों को ही यानी ट्रू रिप्स या एक्सटर्नल रिप्स कहते हैं। असत्य पसलियों को ही हम फॉल्स रिप या एक्सटर्नल रिप्स बोलते हैं। तैरने वाली पसलियों को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। अब सत्य पसलियां क्या हैं, ऐसी पसलियां जो सीधे, देखिए,
नंबर एक, एक्सटर्नल, यहाँ हो गए असत्य पसलियां, सॉरी सत्य पसलियां। किन्हें बोलेंगे? ऐसी पसलियां जो सीधे स्टर्नम से जुड़ती हैं। ठीक है, किससे जुड़ती हैं? स्टर्नम से जुड़ती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? एक्सटर्नल रिब्स बोल कहलाती हैं, यानी स्टर्नम से जुड़ रही हैं, सीधे आकर के जुड़ रही हैं, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं? सत्य पसलियां बोल देते हैं, या ट्रू रिब्स के नाम से इनको जाना जाता है। क्या बोल देते हैं इनको? हम ट्रू रिब्स बोल देते हैं। नंबर दो है ए एक्सटर्नल, यानी स्टर्नम से नहीं जुड़ रही। और तीसरा असत दूसरा असत्य पसलियां, यानी सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ती। तो फिर कैसे जुड़ती हैं ये? देखिए फिर कैसे जुड़ती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अंतिम एक्सटर्नल, यानी वास्तविक, अंतिम वास्तविक या फिर सत्य पसली से कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज द्वारा जुड़ती हैं। यानी क्या होगा कि जैसे मान लो ये स्टर्नम के खंड हो गए, ठीक है, अब यहाँ पर एक पसली आ रही है, ये तो क्या कहलाएंगी? एक्सटर्नल रिब्स कहलाएंगी। और मान लो ये अंतिम पसली है जो वास्तविक पसली है, ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ रही है, ये भी क्या कहलाएगी? ट्रू रिब्स कहलाएगी। अब जो पसलियां आ रही हैं वो पसलियां सीधे इस स्टर्नम से ना जुड़कर किससे जुड़ती हैं? इस अंतिम पसली से जुड़ती हैं, इस तरह से। तो इस पसली की सहायता से, अंतिम पसली से जुड़ करके ही, ठीक है, वो किससे जुड़ी रहती हैं? एक तरह से जुड़ तो गई लेकिन सीधे स्टर्नम से ना जुड़ी, वो किससे? अंतिम पसली से जुड़ती हैं। ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा किससे जुड़ती हैं? अंतिम पसली से जुड़ती हैं। इन पसलियों को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल या असत्य पसलियां या अवास्तविक पसलियां कहते हैं। और नंबर तीन होती हैं तैरने वाली, जिनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इनका डिस्टल एंड, इनका डिस्टल एंड यानी दूरस्थ भाग, दूरस्थ भाग मुक्त रहता है, यानी किसी भी पसली से जुड़ा नहीं रहता है। तो ऐसी पसलियों को हम क्या बोलते हैं? तैरने वाली पसलियां कहते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर कोई पसली आई, ठीक है, और वो क्या है? इसका किसी से भी नहीं जुड़ रहा, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? मतलब ऐसी पसलियां क्या कहलाती हैं? मुक्त पसलियां कहलाती हैं, या फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। और ये वाली पसलियां सभी क्या कहलाएंगी? ये वाली कहलाएंगी एक्सटर्नल। ठीक है, और बाकी ऊपर वाली क्या कहलाएंगी? एक्सटर्नल रिब्स कहलाती हैं। अब देखिए इनकी संख्या की बात करें,
तो गाय भैंस में जो सत्य पसलियां हैं कितनी होती हैं? 8 जोड़ी। ठीक है, यहां पर शब्द लगेगा जोड़ी। और असत्य पसलियां होती हैं 5 जोड़ी। और टोटल पसलियां कितनी हो गई? 13 जोड़ी। ठीक है, स्टर्नम के खंडों की संख्या कितनी थी यहाँ पर? तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम स्टर्नम खंड कितने थे यहाँ पर? 7। ठीक है, तो जो जितने स्टर्नम के खंड से हैं उनसे 1 जोड़ी ज्यादा क्या रहती हैं? सत्य पसलियां होती हैं। ठीक है, बाकी की जितनी भी पसलियां वो कैसी हैं? असत्य पसलियां होती हैं, यानी अंतिम जो 8वें नंबर की पसलियां होती हैं उनसे बाकी की 5 जोड़ी ये पसलियां जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, इसी तरह से घोड़े में स्तनम के जो खंड थे वो कितने थे? 7 थे। कुत्ते में कितने थे? 8 थे। इनसे एक ज्यादा कितनी क्या हो गई? सत्य पसलियां हो गई। घोड़े में भी 8 जोड़ी क्या हो गई? सत्य पसलियां हो गई। और बाकी की 10 जोड़ी कैसी हो गई? असत्य पसलियां हो जाती हैं। इसी तरह से कुत्ते में बात करें तो 9 जोड़ी वास्तविक पसलियां हो गई, सत्य पसलियां हो गई, और 4 जोड़ी क्या हो गई? असत्य पसलियां या एक्सटर्नल रिप्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात होती है पसलियों के बारे में। तो पसलियों की जो संख्या है सत्य और असत्य। ठीक है, तो वे पसलियां जो स्टर्नम के खंडों से जुड़ी रहती हैं तो वो तो हो गई सत्य पसलियां, और जो स्टर्नम से सीधे नहीं जुड़ती हैं बल्कि अंतिम पसली की सहायता से स्टर्नम से जुड़ती हैं, क्या कहलाती हैं? असत्य पसलियां कहलाती हैं। अब इस मुर्गे के बारे में फिर से इंपॉर्टेंट चीज, अनसीनेट प्रवर्त कहाँ पाया जाता है? मुर्गे की पसलियों में ये पाया जाता है। कौन सी पसलियों में? दूसरे नंबर से लेकर के 6वें नंबर की पसलियों में ये पाया जाता है। एक प्रवर्ध होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? मुर्गे की पसलियों में पाया जाता है। कौन कौन सी में? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6वें नंबर की पसलियों में पाया जाता है। अब हम गाय में बात करें कि सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी पसलियों की बारे में, तो 8वें, 9वें और 10वें नंबर की जो पसलियां होती हैं, ठीक है, यानी 8वें नंबर की पसली कैसी है? शुरू की 8 जोड़ी सत्य पसलियां हैं, यानी एक तो सत्य पसली हो गई, और 9वीं और 10वीं कैसी हो गई? अवास्तविक पसली। तो ये जो पसलियां हैं सबसे लंबी भी होती हैं और सबसे चौड़ी भी होती हैं, लंबाई में भी बड़ी हैं और चौड़ाई में भी बड़ी होती हैं। जबकि घोड़े में जो है सबसे चौड़ी तो हो गई 6वें नंबर की, और सबसे लंबी जो हो गई वो कौन सी हो गई? 11वें नंबर की पसली होती है। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें थी कि गाय में 8वें, 9वें, 10वें नंबर की बड़ी भी हैं और चौड़ी भी है, जबकि घोड़े में बड़ी कौन सी है? 11वें नंबर की है, और चौड़ाई में जो है सबसे चौड़ी है वो कौन सी है? 6वें नंबर की पसली होती है। तो इस तरह से अपना जो अक्षीय कंकाल है इससे संबंधित अपनी टर्मिनोलॉजी जो है वो समाप्त होती है। अब देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो मुर्गा है, मुर्गे में हमने कौन कौन सी चीजें अलग पढ़ी हमने यहाँ पर? शुरुआत में एक तो थी इसमें क्या चीज कि जो सर्वाइकल क्षेत्र की कशीरता है, सर्वाइकल क्षेत्र, क्योंकि औरों में हम पढ़ रहे थे कितनी? 7 7, लेकिन मुर्गे में कितनी होती हैं? 14 होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो था मुर्गे में वो था सिंसेक्रम। सिंसेक्रम पाया जाता है मुर्गे में। ठीक है, कौन कौन सी? लंबर और प्लस सैक्रल क्षेत्र की कशेरुकाओं से मिल करके। और कितनी होती हैं इसमें कशेरुकाएं? 14 कशेरुकाओं। ठीक, इसके बाद एक संरचना होती है लास्ट में, पाइगोस्टाइल।
पुच्छीय कशेरुकाओं में स्थित होती है। ठीक है, पुच्छीय भाग में हो गया। फिर क्या चीज थी इसमें? फिर हमने बात की थी इसमें क्लेविकल बोन। मुर्गे में विकसित। ठीक है, और जबकि यही किसमें थी, गाय भैंस में कैसी थी? गाय और घोड़े में एब्सेंट। नेक्स्ट, फर्कुलम। कौन बना रहा था वी शेप की संरचना? किसके द्वारा? क्लेविकल द्वारा। क्लेविकल से बनी। ठीक। नेक्स्ट था इसमें कोरिकॉइड। ये क्या है? अस्थि। कोरिकॉइड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कोरिकॉइड मतलब एक प्रोसेस भी होता है, ठीक है, उभार भी होता है, और कोरिकॉइड फोसा भी होता है। और ये क्या है? कोरिकॉइड अस्थि। तो बात करेंगे जब डिफरेंशिएट करेंगे इनको कैसे कैसे क्या है। तो कोरिकॉइड अस्थि ये किसमें पाई जाती है? मुर्गी में। ठीक। और क्या चीज हो गई? क्लेविकल फर्कुलम हो गया, वी शेप स्ट्रक्चर हो गई, क्लेविक है ना, सुविकसित हो गई, कोरिकॉइड अस्थि हो गई। एक हो गया कील या क्रेनिया। कील या क्रेनिया। मेटा स्टर्नम का, जो इसका स्टर्नम है उसको क्या बोलते हैं? मेटा स्टर्नम। तो मेटा स्टर्नम का अस्थिल प्रवर्ध, अस्थिल प्रवर्ध क्या कहलाता है? कील या क्रेनिया कहलाता है। ये सब मुर्गे में उपस्थित होती हैं। अगला है इसी में अनसीनेट प्रवर्ध। कहाँ पर है? पसलियों में। कौन कौन सी में? सेकंड टू सिक्स्थ। ठीक। तो ये संरचना किसमें हो गई? मुर्गे में उपस्थित होती हैं। अब देखिए इसमें और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ से शुरू होती हैं मुर्गे में। ठीक है, पाइगोस्टाइल, सिंसेक्रम, है ना। उसके बाद क्लेविकल, क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन कहते हैं या कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। फर्कुलम हो गया, कोरिकोड अस्थि हो गई। ठीक? और उसके बाद सिंसेक्रम हो गया, पाइगोस्टाइल भी अपने लिख लिया हमने। और कील क्रेनिया के बारे में हमने बात कर ली। मेटास्ट मुर्गे का स्टनम किस नाम से जाना जाता है? मेटास्टनम के नाम से जाना जाता है। और इसी का स्थल प्रवर्ध क्या कहलाता है? कील या क्रेनिया कहलाता है। ठीक। तो ये बात होती है पक्षीय कंकाल के बारे में। ठीक। और ये हो गया सब मुर्गे के बारे में जो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो पॉइंट होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अग्रपाद और पश्चपाद जितना भी होगा उनके बारे में हम बात। ठीक है।